ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही एक टीम है। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिए हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को भी उसी पाले में खड़ा कर दिया है। उनके ये बयान बहुत गंभीर माने जा रहे हैं, विपक्षी एकजुटता को एक बड़ा झटका माने जा रहे हैं। शिमला में ममता बनर्जी के पहुंचने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल पहुंचते ही ममता बनर्जी के तेवर देखने को मिल रहे हैं। ममता बनर्जी को लेकर पहले भी सब मैंने कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है, केजरीवाल ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जाना ये बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन अब जब उन्होंने खुलकर ये बातें कह दी हैं, उन्होंने एक बार फिर, जबकि पटना की बैठक हो चुकी है, सबने साथ में लड़ने की बात कही है, उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से बीजेपी की बी टीम ही कह डाला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि वो पश्चिम बंगाल में एक मैसेज देना चाह रही है। पश्चिम बंगाल में अब भी ममता बनर्जी का मुकाबला मुख्य रूप से वाम दलों और कांग्रेस के खिलाफ है। बीजेपी ने अपनी ताकत को बढ़ाया है यहाँ पर, लेकिन इस सब के बीच में लोकसभा चुनाव को देखते हुए वाम दल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक हो जाएंगे, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। और ममता बनर्जी ने अपने इस बयान से स्पष्ट कर दिया है कि अब विपक्षी एकजुटता को एक बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी कांग्रेस इस लिहाज से सोच भी नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ममता बनर्जी और केजरीवाल के भरोसे ही गठबंधन बनाना है। अगर हम यूपीए 1 और यूपीए 2 को देखें तो उसके बाद में ये कवायद यूपीए 3 की ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। और यूपीए 3 में भी जो ये दल शामिल नहीं थे, इनकी अपनी अलग राजनीति चल रही थी, वो सारे दल, बल्कि इनमें नीतीश कुमार को जोड़ लीजिए, एक एडिशनल दल भी आपको देखने को मिलता है जो यूपीए 1 यूपीए 2 के समय कांग्रेस के साथ में रहे, वो लगभग साथ में दिख रहे हैं। और ये तय माना जा रहा है कि यूपीए की तर्ज पर ही अगला गठबंधन होने जा रहा है। इसमें एक नए चेहरे के तौर पर आपको नीतीश कुमार दिख सकते हैं, यदि वो भी आगामी चुनाव के पहले वॉकआउट नहीं करते हैं। दरअसल बहुत अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है नीतीश कुमार के डिसीजंस को। वो कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, वो यूपीए के साथ भी, वो महागठबंधन के साथ भी रहे, तो वो एनडीए के भी एक महत्वपूर्ण घटक दल के साथ में लंबा समय बिता चुके हैं। तो कुल मिलाकर वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, उनके पत्ते हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये कवायद पूरी उन्होंने शुरू की थी, क्योंकि पटना में वो सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लेकर आए थे, क्योंकि ये सारी सुगबुगाहट उनकी शुरू की हुई है, क्योंकि वो नवीन पटनायक और अन्य नेताओं से भी मिल चुके हैं जो इस विपक्षी एकजुटता में शामिल नहीं है और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किस करवट जाएंगे, कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। इसीलिए नीतीश कुमार के अपने प्रयास माने जा रहे हैं। आप देखिए, एक साथ बहुत सारी चर्चाएं पटना की इस पूरी बैठक के बाद में शुरू हो गई हैं। पीडीए की चर्चा होने लगी, अखिलेश यादव ममता बनर्जी का साथ नहीं हो सकता, इस तरह की खबरें आने लगी। क्या कुछ ऐसे दल भी हो सकते हैं जो विपक्षी एकजुटता में तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ मोर्चा बनाने के में कोशिश कर सकते हैं? केसीआर बड़ा उदाहरण है। केसीआर ने इसी तरह के प्रयास की बात कही थी। हालांकि शरद पवार की बात, जहां जहां पर कांग्रेस का गठबंधन है ऑलरेडी, वहां तक तो कोई समस्या नहीं है। आप महागठबंधन में बिहार में है, आप महाविकास अघाड़ी के साथ में महाराष्ट्र में है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। अखिलेश यादव से भी बहुत दूरियां नहीं है। मायावती अभी नजर बनाए हुए हैं किसके साथ में कांग्रेस जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में बहुत स्पष्ट तौर पर ये गठबंधन देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां तक सवाल उठता है पश्चिम बंगाल का, दिल्ली का, पंजाब का, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में कांग्रेस भी दिखाई नहीं पड़ रही है। और इस सबके बीच में ममता बनर्जी का ये कह देना कि वाम दलों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाना है, कांग्रेस बीजेपी की टीम की तरह ही काम कर रही है, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। ये साफ बताता है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं पलीता लगता दिखाई दे रहा। कम से कम वो तस्वीर जो आपको पटना में दिखाई दे रही थी, वो शिमला में नहीं दिखाई देगी। शिमला की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? शिमला में दरअसल ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व में ही जितने भी घटक दल आए, इनमें से कुछ और दल अगर कम हो भी जाते हैं तो ज़्यादातर दल ऐसे जो कांग्रेस के समर्थन में हैं या कांग्रेस के साथ में खड़े होना चाहते हैं, वो स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कह दें। और इनमें सबसे बड़ा पेच है बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का। अब बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के समीकरण ऐसे हैं जहां पर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच क्या कोई समीकरण होगा? हालांकि मैंने बहुत पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि एकदम एक अलग समीकरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की ताकत बहुत कम है, खोने को कुछ है नहीं।
अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत समर्थन भी समाजवादी पार्टी को करती दिखाई दे, थोड़े बहुत से मतलब ये है कि अलग अलग सीटों पर कई जगहों पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसका वोट बैंक है, उसके कार्यकर्ता हैं, और इन सीटों पर अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी को टक्कर देते हैं तो कई सीटें प्रभावित हो सकती हैं। इस गणित पर काम हो सकता है। महागठबंधन का प्रयोग ऑलरेडी बिहार में चल रहा है। देखना होगा सत्ता में बने रहने तक होता है या 2024 के लिए चुनाव के लिए होता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी आगे बढ़ रहे हैं, सरकार बनी हुई है, तो आगामी चुनाव तक यही समीकरण बने रहेंगे, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। बहुत जल्दी बदलाव नीतीश कुमार नहीं करेंगे। हो सकता है विधानसभा चुनाव के पहले वो कोई दूसरा गणित या दूसरा पत्ता खेलें, लेकिन फिलहाल 2024 में उन्हें अपनी स्थिति, अपनी सीटों के लिहाज से, अपने समीकरणों के लिहाज से यही बेहतर मालूम पड़ रही है कि वो महागठबंधन के साथ जाए। असली चीज है सीट शेयरिंग। मैंने कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि कांग्रेस को कई राज्यों में छोटे दल के तौर पर सिमट जाना होगा, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे, और उनमें यही 3 राज्य हैं जिनमें महाराष्ट्र है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में समीकरण बनना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। वाम दलों और कांग्रेस के बीच में समीकरण पहले भी बनते रहे। केरल की राजनीति अलग है, हालांकि, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है वो पश्चिम बंगाल में किसी आपसी समझ के साथ में उतरे, क्योंकि यहाँ पर 3 मोर्चों पर, 3 धड़ों पर लड़ाई होती दिखाई दे सकती है। लिहाजा ममता बनर्जी जानती हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर उन्हें प्रदर्शन करना है तो एकला चलो की नीति पर चलना होगा, और वो अन्य राज्यों के जितने भी नेता हैं उनसे भी ये आह्वान करती दिखाई दे रही है। लेकिन महागठबंधन की इमेज सिर्फ बंगाल के भरोसे नहीं चल सकती है। ये बंगाल वो जगह है जहां पर ममता बनर्जी का प्रभाव है और बंगाल के बाहर उनका प्रभाव वैसा देखने को नहीं मिलता जैसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। लिहाजा विपक्षी एकजुटता पर उनके आह्वान का कोई बहुत असर पड़ेगा ये भी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उनके तेवर ये स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि वो महागठबंधन में कोई दिलचस्पी लेती दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल महागठबंधन उनके लिए है क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए वो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है। पश्चिम बंगाल के बाहर उन्हें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। कर्नाटक में वो वैसे ही अपील कर चुकी थी कि जो भी बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ में हैं। इस अपील का मतलब क्या है? कर्नाटक में उनका कोई जोर नहीं था। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का समर्थन करना हो, किसी अन्य राज्य में किसी अन्य पार्टी के साथ खड़े होना हो, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इससे उनके वोटों के समीकरण पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं देता। लेकिन पश्चिम बंगाल वो जगह है जहां पर सीट शेयरिंग या कांग्रेस वाम दलों के साथ खड़े हो जाना उनको एक बड़ा झटका दे सकता है, और बीजेपी की इस पर पूरी नजर बनी हुई है। बीजेपी अब सीधे कड़ी टक्कर में है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का मुख्य मुकाबला पश्चिम बंगाल में है। ऐसे में अगर वो किसी तरह का समीकरण बनाती हैं कांग्रेस और वाम दलों के साथ, तो फायदे के बजाय हो सकता है उनको नुकसान हो जाए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह कांग्रेस को जीत मिली, फिर वो विधायक तृणमूल कांग्रेस में चले गए। अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से पहले तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे, और अब ममता बनर्जी ने खुलकर कह दिया कि ये तो बीजेपी की ही टीम है और हमें वाम मोर्चे के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करना चाहिए। ये सारे बयान ये बताते हैं कि महागठबंधन एक तरफ, पश्चिम बंगाल की राजनीति एक तरफ, और किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करती नहीं दिखाई देंगी। तय माना जा रहा है कि उनका ये स्टैंड यही रहा तो शिमला की बैठक में ममता बनर्जी भी नहीं दिखाई देंगी। केजरीवाल पहले ही दूरी बना चुके हैं। केजरीवाल कुछ उम्मीदों के साथ इस बैठक में आए थे। अध्यादेश पर अपने स्टैंड को कांग्रेस ने क्लियर नहीं किया है। क्या बैठक के पहले कोई ऐसा स्टैंड लेती है कांग्रेस जिससे कि आम आदमी पार्टी से उनकी नज़दीकियां बढ़े, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ आने में कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आम आदमी पार्टी को भी नुकसान है, कांग्रेस भी अपने रिजर्वेशंस बनाए हुए। आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई कांग्रेस से रही है। जहां जहां कांग्रेस खत्म हुई वहां पर विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी है। अब इसी कांग्रेस को आगे बढ़ाने में या इसके नेतृत्व में आने में आम आदमी पार्टी कैसे सहमति जता सकती है? दूसरी तरफ कांग्रेस की लड़ाई भी आम आदमी पार्टी से रही है। आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में आने के बावजूद बिना सीटें लिए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ने वाली है। कांग्रेस कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को दे देगी और चुनाव के बाद में इन लोगों का कोई समीकरण बन जाएगा, इस बात का विश्वास भी कांग्रेस शायद नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते कुछ इस तरह के रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 2 बड़े चेहरे जिनको लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, जिज्ञासा लोगों के भीतर बनी रही कि क्या होगा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का। ऐसा लग रहा है कि इनकी दूरियां शिमला बैठक में साफ साफ देखने को मिलेंगी और ये शिमला की बैठक को अटेंड करते नहीं दिखाई देंगे। अब एक और चेहरा है मायावती का, तो देखना दिलचस्प
स्पष्ट होगा कि क्या मायावती कोई स्टैंड लेती हैं। लेकिन जब तक अखिलेश यादव और अखिलेश यादव रहेंगे शिमला की बैठक में, ऐसा माना जा रहा है, ऐसे में मायावती भी शिमला की बैठक के पहले अपने पत्ते नहीं खोलेंगी। तो कुल मिलाकर आपको जो तस्वीर देखने को मिलेगी वो यूपीए 1 और यूपीए 2 की तरह यूपीए 3 की देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि ममता बनर्जी अपने स्टैंड को अरविंद केजरीवाल की तरह बहुत क्लियर करते दिखाई दे रही हैं और उनके जितने भी सलाहकार हैं या उनकी पार्टी के नेता हैं वो ये नहीं मानते कि कांग्रेस के साथ में किसी तरह का समीकरण पश्चिम बंगाल में बनाना कोई समझदारी की बात है या इससे फायदे के बजाय कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।